नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का भावना एजुकेशन आपके ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास हमारी होगी पंचायती राज। तो भारत में जो कि गांधी जी की भी आइडियोलॉजी थी, गांधी जी जब गांधी जी के जब जिंदा हुआ करते थे तो गांधी जी ये चाहते थे कि देश आज़ाद होने के बाद में अगर देश को प्रगति के राह पर लेके जाना है, अगर देश को हम डेवलप कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें गाँव को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा थी, वहां पर डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 40 में, किसमें, आर्टिकल 40 के अंदर गांधी जी की इस विचारधारा को प्रोटेक्ट किया गया। आर्टिकल 40 आप याद रखिएगा। आर्टिकल 40 बताता है टू मेक फॉर्मेशन ऑफ पंचायत। ठीक है, टू मेक फॉर्मेशन ऑफ पंचायत यानी पंचायतों का गठन, पंचायतों को किस तरीके से गठित किया जा सकता है। तो पंचायतों का काम क्या होगा, किस तरीके से गठित किया जाएगा, गांधी जी चाहते थे और इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए आर्टिकल 40 का यूज किया गया। और इसके बाद में भारत आजाद होने के बाद में पहली बार राजस्थान के नागौर में अक्टूबर 2 1959 के अंदर, ठीक है, अक्टूबर 2 1959 में पहली बार राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट है आपका, अक्टूबर 2 1959, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने, देश के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा अक्टूबर 2 1959 को राजस्थान के नागौर में भारत की पहली पंचायत को बनाया गया, पहली पंचायत गठित की गई। ठीक है, फर्स्ट पंचायत गठित की गई। और अभी जो पंचायत जो बनाई गई थी, इसको अपने कुछ राइट नहीं थे, चाहे वो आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कह दें, लो राइट कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट कह सकते हैं, इकोनॉमिक राइट कह सकते हैं, ऐसे कुछ यहाँ पर राइट नहीं थे। और ना ही प्रधान, जो पंचायत का प्रधान होता था, उसके इलेक्शन के यहाँ पे कोई राइट नहीं थे, या किस तरीके से उसको चुना जाएगा। तो ऐसे में धीरे धीरे सरकार ने पंचायतों को उनके संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए कमेटीज बनानी चालू करी। और इन कमेटीज में कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज आपके सामने आती हैं जो कि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम उन्हीं कमेटीज पर यहाँ चर्चा करेंगे, उन्हीं कमेटीज को देखेंगे ऐसी कौन सी कमेटीज थी जो कि संविधान बनाने में सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रही थी। तो सबसे पहले हम पंचायत को देखते हैं। यहाँ पर द टर्म ऑफ पंचायत राज इन इंडियंस सिग्निफाइज द सिस्टम रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यानी पंचायती राज का मतलब क्या होता है? पंचायती राज का मतलब होता है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इट मींस गांव के अंदर स्वशासी शासन, लोगों का शासन गांव के अंदर। आप कह सकते हैं जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को हम यूनियन लेवल से बढ़ाते हुए, यूनियन यानी सेंट्रल लेवल से बढ़ाते हुए रूट लेवल तक, रूट यानी जड़ लेवल तक, इट मींस विलेज लेवल तक अगर हम डेमोक्रेसी को बढ़ा पाए, यही हमारा डेमोक्रेसी का सबसे जीता जागता और हेल्दी नमूना हो सकता है। तो यूनियन लेवल से लेकर विलेज लेवल, ये आप कह सकते हैं रूट लेवल से लेकर जो आपका टॉप लेवल होता है, टॉप टू बॉटम, यहां पर जो सरकार का विकेंद्रीकरण किया जाता है, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है, इसी को बोलते हैं पंचायती राज। तो व्हाट इज 73rd अमेंडमेंट एक्ट? तो 73वां संविधान संशोधन क्या है? ये वो संशोधन है, ये वो अमेंडमेंट है जिस अमेंडमेंट के थ्रू पहली बार पंचायतों को उनके संवैधानिक अधिकारों को दिया गया, पहली बार पंचायतों को उनके संवैधानिक अधिकार बताए गए। ठीक है, यह अमेंडमेंट एक्ट होता कब है? ये होता है आपका 1992 में। कब होता है भाई? 1992 में। और इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू संविधान के अंदर पंचायतों को स्पेशल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिए जाते हैं। इसके अलावा संविधान में इसी एक्ट के थ्रू 11th शेड्यूल, ठीक है, संविधान के अंदर जो 11वीं अनुसूची है उसको ऐड करा जाता है यहाँ पर इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। और पहली बार लगभग आप कह सकते हैं कि लगभग 21 पॉइंटों पर चर्चा करी जाती है कि पंचायतों को ऐसे कौन कौन से पॉइंट हो गए कि पंचायत अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकती है। जैसे पंचायतों को टैक्स लगा सकती है अपने पंचायती एरिया में, या एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर सकती है अपने पंचायती एरिया में, या इसके अलावा
जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होती है, रोड बनाना, नालियां बनाना, इनकी साफ सफाई रखना, सैनिटेशन का काम वो पंचायतों का होता है। इसके अलावा एक स्कीम होती है मनरेगा। मनरेगा स्कीम में जो गांव के अंदर कोई भी वर्क किया जाएगा, तालाब की खुदाई हो या किसी चीज की साफ सफाई हो, उसमें जो मजदूर लगेंगे वो गांव की पंचायत का अधिकार होता है कि सबसे पहले प्राथमिकता अपने गांव के सिटीजन्स को, अपने गांव के लोगों को दे, उसके बाद में वो बाहर के लोगों को दे सकती है, ठीक है, जो उसके जुडिशियल जो उसके एडमिनिस्ट्रेशन एरिया में आते हैं। तो यही था आपका 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1992 में किया गया, ठीक है। इसके अलावा पंचायती राज में कुछ स्पेशल यहाँ पर राइट दिए गए, जैसे कि उसको हम साइलेंट फीचर्स भी बोलते हैं। पंचायती राज के साइलेंट फीचर कौन कौन से एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, तो भाई पंचायती राज के साइलेंट फीचर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। नंबर 1, ग्राम सभा। अगर पंचायती राज होगी, पंचायती राज में सबसे पहले क्या होगी, ग्राम सभा, गांव के लोगों की सभा, जिसमें गांव के लोग आपस में ही कुछ लोगों को डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, सीधे निर्वाचन के थ्रू चुनते हैं। दूसरा होगा 3 टायर गवर्नमेंट। 3 टायर गवर्नमेंट का सिस्टम आप ये मत समझिएगा कि ये 3 टायर गवर्नमेंट आपको सेंट्रल लेवल पे चलता है, ठीक है। तो होता क्या है, देश में ना सरकार एक तो आपको यूनियन लेवल पर मिलेगी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, उसके बाद आपको स्टेट लेवल पर सरकार मिलती है, उसके बाद आपको मिलेगी सीधा विलेज लेवल पर सरकार, ठीक है। और ऐसे ही एक 3 टायर गवर्नमेंट का कंसेप्ट जो है हमारे बलवंत राय मेहता कमेटी ने दिया था। उनके मेहता कमेटी के अनुसार जो 3 टायर गवर्नमेंट का कंसेप्ट था वो कुछ इस तरीके से काम कर रहा था कि अगर सरकार बनानी हो लोकल गवर्नमेंट के रूप में, तो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट के अंदर चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के बाद में ब्लॉक्स आते हैं और ब्लॉक के अंदर चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, ब्लॉक के बाद में आते हैं आपके विलेज, ठीक है, यानी गांव, और गांव के अंदर चुनी सरकार होनी चाहिए। तो ये होता है आपका 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ पंचायती राज, ठीक है। तो ऐसे में 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अलावा पंचायती राज में जो प्रधान होंगे, जो ग्राम सभा चुनी जाएगी, जो ग्राम सभा चुनी जाएगी, इन लोगों का इलेक्शन हो, और इन लोगों का इलेक्शन सीधे निर्वाचन प्रणाली यानी डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू हो। इसके अलावा रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, या चाहे वुमेन हो, ठीक है, एसटी एसटी या वुमेन, इन सभी को इनके रिजर्वेशन के आधार पर सीट रिजर्व करी गई है। वुमेन के लिए 1/3 सीट रिजर्व की गई है पंचायतों में, ठीक है। वुमेन के लिए पंचायती राज में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, ब्लॉक हो या फिर विलेज लेवल हो, इस पर 1/3 सीट रिजर्व कर दी गई है। इसके अलावा जो एससी और एसटी है, इनकी पॉपुलेशन के आधार पर, इनके रेशो के आधार पर इनकी सीट जो है पंचायतों में डिवाइड करी जाती है, ठीक है। तो ये है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, सबसे पहले आता है कि पंचायत जो है, अगर आप इनका डायरेक्ट इलेक्शन करा रहे तो इनका ड्यूरेशन कितना होगा। देखिए पंचायत चुनी जाएंगी वो 5 साल के लिए चुनी जाती है दोस्तों, याद रखिएगा, कितने साल के लिए चुनी जाती है पंचायत, 5 साल के लिए चुनी जाती है। 5 इयर्स के लिए चुनी जाएंगी, इनका इलेक्शन होगा, और 5 साल जैसे ही खत्म होने वाले होंगे, ठीक 6 महीने पहले इलेक्शंस की डेट वगैरह अनाउंस कर दी जाएंगी, और 5 साल कंप्लीट होने से 1 महीने पहले नई पंचायत को चुन लिया जाएगा, ताकि जब 5 साल पूरे हो तो नई पंचायत अपना कार्यभार संभाल सके, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, यानी अगर कोई भी मेंबर पंचायत का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए क्वालिफिकेशन बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसे एक एमपी या एक एमएलए की काम करती है, ठीक है। सबसे पहले क्या काम करेगी, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है, वो इंडियन होना चाहिए, चाहे बाय बर्थ हो चाहे बाय रजिस्ट्रेशन हो, वो इंडियन होना चाहिए। दूसरा, यहां बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहां पर मायने नहीं रखती है। इसके अलावा इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर वो दिवालिया है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। इसके अलावा मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम उसको नहीं होनी चाहिए, अगर वो पागलपन का शिकार है और ऐसे में किसी भी हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। 2 साल से ऊपर की उसको सजा ना मिली हो, 2 साल से ऊपर की सजा ना मिली हो, किसी भी जो आपका कंजर्वेटिव प्रैक्टिस होती है, चाहे वो आपका कह सकते हैं कि सती प्रैक्टिस हो, चाहे बाल विवाह हो, ठीक है, या डोरी जैसे दहेज प्रथा होती है, तो ऐसे किसी भी एक्टिविटी में उसका नाम ना आया हो, ठीक है। इसके अलावा इन कंडीशन के अलावा जो स्पेशल कैटेगरी यहाँ पर एक तरीके से डिजर्व करता है पंचायत का कैंडिडेट, उम्र को लेकर,
उम्र कितनी हो, मिनिमम उम्र, तो पंचायत का इलेक्शन लड़ने के लिए मिनिमम उम्र होनी चाहिए 21 साल। कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 21 साल। अगर पंचायत का इलेक्शन आप लड़ना चाह रहे हैं तो मिनिमम 21 साल। लोकसभा का इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं तो मिनिमम उम्र 25 साल। राज्य विधानसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं तो मिनिमम उम्र 25 ईयर्स। और वहीं राज्यसभा का इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं तो 30 इयर्स, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं तो 35 इयर्स। ये कुछ एज क्राइटेरिया हैं जो एग्जाम में ना डायरेक्ट आपसे पूछ ले जाते हैं, तो ऐसे कुछ एज क्राइटेरिया को आप अच्छे से नोट डाउन करके रखें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो पाए इसमें, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वालिफिकेशन के अलावा, ठीक है। तो ये उनका क्वालिफिकेशन है इलेक्शन लड़ने के लिए। इसके बाद आता है सिट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या है, तो देखिए स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ना, उसकी एक ड्यूटी होती है, उसकी ड्यूटी है इलेक्शन कराने की, ठीक है। उसकी ड्यूटी क्या है आपका, उसकी ड्यूटी है पंचायतों का इलेक्शन कराने की। तो राज्य विधान जो आपके पंचायत इलेक्शन होते हैं इनका कराता कौन है, तो एग्जाम में कई बार आता है। तो आप सोचेंगे कि इलेक्शन कराने का काम तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनका होता है, पर नहीं, ऐसा गलत है। इलेक्शन जो पंचायती राज होता है इनका इलेक्शन कराने का काम सिर्फ और सिर्फ स्टेट इलेक्शन कमीशन या स्टेट गवर्नमेंट का होता है। याद रखिएगा आप, एग्जाम में कभी स्टेट इलेक्शन कमीशन ना आया और स्टेट गवर्नमेंट आ गया तो आप क्या लगाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट। या तो स्टेट इलेक्शन कमीशन या स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों का राइट होता है राज्य में पंचायतों का इलेक्शन कराने के लिए। इसके बाद है पावर्स एंड फंक्शंस, यानी पंचायतों की पावर क्या होते हैं, पंचायतों का किस तरीके से काम करते हैं। देखिए पंचायतों में फंक्शंस का मतलब होता है कि पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। पावर्स की बात करें तो इनको, जैसे मैंने पहले भी चर्चा कर चुका हूं, जो पंचायत क्षेत्र उसके अंदर जो बाजार लगेगा उस पर कहाँ बाजार लगना चाहिए, किस दिन बाजार लगना चाहिए, सरकार पंचायत डिसाइड करेगी, उस पर टैक्स लेंगी सब पंचायत, ठीक है, रेडी पटरी वालों से जो उनके पंचायत के एरिया में लगेगा। इसके अलावा सैनिटेशन का काम, साफ सफाई का काम पंचायत का होगा, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ भी स्कीम है जो कि आपकी विलेज लेवल पे इंट्रोड्यूस होनी चाहिए उसको पंचायत का काम होगा अच्छे से इंट्रोड्यूस करे। इसके अलावा जो मनरेगा से रिलेटेड कोई भी काम है पंचायती एरिया में तो सारा काम पंचायत के अंडर में आता है, पंचायत उस चीज को देखती है। स्कूल के मामले में देख ले जाए तो जो प्राइमरी लेवल का स्कूल होता है पंचायत के अंदर, पंचायत लेवल पर, तो वहां पर आंगनवाड़ी टाइप पंचायत ही देखेगी, ठीक है। तो सारे काम इसके पावर्स में आ जाते हैं। इसके बाद में फाइनेंस की बात करें, पैसे की, तो पंचायतों को पैसा कहां से मिलता है, आपके सामने पूछ लिया जाए भाई फाइनेंस, यानी पंचायत इतना सारा काम करेगी, एक तो देखो पंचायत काम करेगी तो पंचायत को पैसे चाहिए, तो पैसा लगाने के लिए मैंने आपको बताया टैक्स लगा सकती है, ठीक है। पर इसके अलावा खाली टैक्स से तो काम चलेगा नहीं, तो पंचायत को क्या चाहिए, पैसा चाहिए होता है। तो पंचायत के लिए बनेगा फाइनेंस कमीशन। क्या बनेगा दोस्तों, पंचायत के लिए बनेगा फाइनेंस कमीशन बनेगा। फाइनेंस कमीशन को कौन बनाता है पंचायतों के लिए, देखिए जो स्टेट म्युनिसिपैलिटी बोर्ड्स होते हैं या आपकी पंचायत होती है, ठीक है। तो पंचायतों के लिए, म्युनिसिपैलिटी बोर्ड्स के लिए जो फाइनेंस कमीशन को इंट्रोड्यूस करता है वो करता है स्टेट का गवर्नर। कौन करेगा, स्टेट का गवर्नर इंट्रोड्यूस करेगा। और फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को कौन स्टैब्लिश करता है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश करने की जो ड्यूटी है वो है राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। वहीं स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी पंचायतों के लिए जो फाइनेंस कमीशन को स्टैब्लिश करने की ड्यूटी होती है वो किसकी होती है, स्टेट गवर्नर की, यानी राज्य के राज्यपाल की ड्यूटी होती है, ठीक है। इसके अलावा 11th शेड्यूल क्या है, तो 11th शेड्यूल जो है इसको 1992 में 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू संविधान में जोड़ा गया। और 11th शेड्यूल सीधे रिलेटेड है आपके पंचायती राज से, तो आप इस तरीके से इस चीज को कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका स्पेशल फीचर्स फॉर पंचायती राज, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप, आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी। इससे रिलेटेड हम कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए क्वेश्चन टेस्ट सीरीज लाने की और आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप क्लास को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब बात करते हैं पंचायती राज से रिलेटेड कुछ स्पेशल आपकी कमेटीज हैं। जैसे सबसे पहली कमेटी है आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपती है सरकार को और ये बताती है कि अगर देश में पंचायती राज को इंट्रोड्यूस करना है तो हम उसको 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम के रूप में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 टायर गवर्नमेंट पंचायती राज का सिस्टम या 3 टायर गवर्नमेंट या 3 टायर पंचायती राज का सिस्टम किसने दिया था आप बताएंगे, बलवंत राय मेहता कमेटी ने। इसके बाद में सेकंड कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपती है 1977 में, 1977 में। इस कमेटी का नाम होता है आपका अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी ये डिसाइड करती है कि अब 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम बेकार है, हम इसको 2 टायर
पंचायती राज सिस्टम ये 2 टायर गवर्नमेंट सिस्टम में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अशोक मेहता कमेटी ने क्या जो पंचायती राज सिस्टम था इसको कितने टायर में बांटने के लिए बोला था, तो इसको बोला था 2 टायर में, और बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टायर में, ठीक है। इसके अलावा आती है आपकी जीवी के राव मेहता कमेटी। जीवी के राव कमेटी जो है 1985 में होता है, और पंचायतों को किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की पावर दी जानी चाहिए वो सारी बात जीवी के राव मेहता कमेटी में होती है। फिर आती है आपकी एल एम सिंघवी कमेटी। एल एम सिंघवी कमेटी ये कहती है कि पंचायतों को एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स, ठीक है, फाइनेंस राइट किस तरीके से दिए जाएं वो आपका एल एम सिंघवी बताती है। और थुंगन कमेटी ये आती है 1988 में, और इसका काम होता है कि किस हिसाब से हम पंचायतों को कैटेगराइज कर कर उनके पावर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो आपका लॉ मेकिंग हो, चाहे वो आपका फाइनेंस से रिलेटेड हो, वो सारी बातें यहाँ करी जाती है। तो मेन कमेटी आपकी ये दोनों वाली है, ऊपर वाली बलवंत राय और अशोक मेहता। बाकी आपका क्रोनोलॉजिकल एरा में कभी कभी पूछ ले जाता है, मैचिंग कॉलम्स में कभी कभी आपको समितियां पूछ ली जाती हैं, ठीक है, या फिर ये पूछ ले जाता है इनमें से कौन सी कमेटी पंचायती राज से रिलेटेड है ही नहीं। तो अगर आपको 5 कमेटीज याद हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपका इस पंचायती राज से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो वो आपको छूटेगा नहीं, ठीक है, तो बिल्कुल नहीं छूटेगा। 5 कमेटी अच्छे से याद रखिएगा ईयर वाइज, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी स्टार्टिंग की 2 बलवंत राय एंड आपका अशोक मेहता कमेटी। बलवंत राय इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसने 3 टायर गवर्नमेंट का सिस्टम दिया था, और अशोक मेहता इसलिए है क्योंकि इसने 2 टायर पंचायती राज का सिस्टम दिया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जिसे हम बात कर भी चुके हैं यहाँ पर, 3 टायर पंचायती राज सिस्टम एट द विलेज इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स प्रोवाइडेड बाय द अमेंडमेंट्स, ठीक है। मैंने पहले भी आपसे बात कर चुका हूं कि अगर 3 टायर गवर्नमेंट को हमने डिवाइड करना है, जो कि बलवंत राय मेहता कमेटी का सुझाव था, तो उसने क्या बताया था, हम इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से इसको 3 टायर उस पर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे विलेज हो गया और इंटरमीडिएट यानी आपका ब्लॉक लेवल हो जाता है, तो गांव, इंटरमीडिएट यानी ब्लॉक, और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट। इस तरीके से आपको 3 टायर में इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका एवरी लेवल ऑफ पंचायत देयर इज अ प्रोविजन ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटी, यानी हर पंचायतों में पॉपुलेशन के आधार पर, पंचायतों में पॉपुलेशन के आधार पर एससी हो चाहे एसटी उनकी सीट को रिजर्व करा जाएगा। इसके अलावा जो महिलाएं हैं, महिलाओं की सीट 1/3 रिजर्व कर दी गई है, और इसमें कोई 2 राय नहीं है, इसमें कोई पॉपुलेशन का वो नहीं है। पंचायती राज में महिलाओं की जो सीट है वो 2/3 रिजर्व है। और इसके अलावा जो एससी और एसटी हैं, जो आपका एससी आएंगे, आपके जो एसटीज आएंगे, ये पॉपुलेशन के आधार पर इनकी सीट को डिवाइड करा गया है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है पर राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टेब्लिश पंचायती राज इन नागौर डिस्ट्रिक्ट October 2, 1959। क्लास के स्टार्टिंग में ही हमने इस टॉपिक पर चर्चा करी थी, इस लाइन पर चर्चा करी थी कि भारत में पहली बार पंचायत राज को कब एस्टैब्लिश किया गया। तो भारत में पहली बार पंचायत जो बनी वो October 2, 1959 में राजस्थान के नागौर में बनती है, और इसको एस्टैब्लिश करने का काम, सबसे पहले इनॉग्रेशन का काम करने का काम कौन करते हैं, भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो पंचायती राज आपको 3 लेवल में मिलने वाली है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलेगी, फिर ब्लॉक लेवल पे मिलेगी, और लास्ट में आपको विलेज लेवल पर इंट्रोड्यूस करी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ग्राम सभा क्या है, तो एक निकाय जिसमें पूरे ग्राम स्तर पर गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं, वो कहलाती है ग्राम सभा। ग्राम सभा का मतलब क्या होता है, एक गांव की टेरिटरी के अंदर, एक गांव की जो टेरिटरी है, एक गांव की जो भी टेरिटरी है, इस गांव की टेरिटरी के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, ठीक है, और इस जितने भी लोग रहते हैं और वो सभी के सभी मतदाता सूची में शामिल है, तो वो क्या कहलाएंगे, आपकी ग्राम सभा कहलाएगी, ठीक है, क्या कहलाएगी, ग्राम सभा कहलाएगी। इसके अलावा इलेक्शन ऑफ मेंबर एंड चेयरपर्सन, यानी ग्राम सभा के सदस्य और अध्यक्ष का चुनाव, तो कैसे होता है इनका, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होता है। कैसे होता है, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, यानी all the member of panchayats at the village intermediate and district level shall be elected directly by the people, यानी चाहे विलेज लेवल हो, चाहे इंटरमीडिएट लेवल हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, तीनों टाइप के सदस्यों को चुनने के लिए जनता सीधे सीधे मतदान करती है, अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करती है, और इनको डायरेक्ट इलेक्शन यानी सीधे निर्वाचन प्रणाली के द्वारा चुना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका द चेयरपर्सन ऑफ पंचायत शैल बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली, यानी पंचायतों के सदस्यों को चुनाव तो डायरेक्ट होता है, पंचायतों के सदस्यों को चुनाव तो डायरेक्ट होता है,
पर जो पंचायतों में प्रधान होता है, ठीक है, तो प्रधान का जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट में होता है, यानी आपस में ही लोग जो होते हैं, जो पंचायत के सदस्य होते हैं, वो आपस में ही अपने में से एक लीडर को चुन लेते हैं, ठीक है, अपने में से एक लीडर नॉमिनेट कर लेते हैं। तो ऐसे वो जो लीडर बनाया जाता है वो नॉमिनेटेड होता है। तो पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो नॉमिनेटेड होता है, इनडायरेक्टली होता है, पर वो जो इलेक्शन लड़ता है एज ए पंचायत मेंबर वो डायरेक्ट रूप से लड़ता है, ठीक है। तो पंचायत के सदस्यों का चुनाव डायरेक्टली होता है। पंचायत के जो चेयरपर्सन होते हैं, चेयरपर्सन है जो अध्यक्ष होते हैं पंचायत के, उनका चुनाव कैसे होता है? इनडायरेक्टली होता है, ठीक है, याद रखेंगे क्या होता है? इनडायरेक्टली। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, इसके बारे में हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं। जो महिलाएं हैं उनकी जो सीट है वो 1/3 रिजर्व करी गई है, 1/3 जो सीटें महिलाओं के लिए फिक्स कर दी गई है। इसके अलावा पंचायत हो या विलेज लेवल पर पंचायत हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका जिला पंचायत हो, उसके अंदर जो चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष होंगे वो महिला होगी, और महिला के लिए अध्यक्ष का जो सीट है वो रिजर्व कर दी गई है, ठीक है, चाहे स्टेट, चाहे आपका डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे आपका विलेज लेवल हो। इसके बाद में ड्यूरेशन ऑफ पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो पंचायत का कार्यकाल कितना होगा भाई? पंचायत का कार्यकाल होता है आपका 5 साल का। कितना होता है आप क्या बताएंगे? पंचायत का कार्यकाल कितना होता है आपका? 5 साल का होता है। एक बार पंचायत को चुना जाएगा तो इलेक्टेड पंचायत कितने साल के लिए काम करेगी? 5 साल के लिए काम करने वाली है। इसके बाद में इस कार्यकाल पूरा होने से पहले पंचायत को भंग करा जा सकता है। एग्जाम में कई बार आता है क्या पंचायत को 5 साल से पहले डिसॉल्व यानी भंग करा जा सकता है? तो आंसर आएगा यस, बिल्कुल करा जा सकता है। पंचायत को अगर उसका टाइम पीरियड पूरा नहीं होता है तो 5 साल से पहले भी उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। इसकी कंडीशन कुछ होती है यहाँ पर, ठीक है। अगर डिसॉल्व कर दिया गया है तो क्या नई पंचायत काम करेगी, नई पंचायत के लिए इलेक्शन होगा, या पुरानी पंचायत ही काम करती रहेगी? इसकी कुछ कंडीशन है यहाँ पे, जैसे विघटन होने पर विघटन की तारीख से 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले पंचायत के नए सिरे से चुनाव कराए जाने चाहिए। यानी अगर किसी भी कारण से कोई नई पंचायत बनती है और वो पंचायत आपको पता है कि 5 साल के लिए वैलिड है, और होता ऐसा है कि पंचायत बनने के 1 साल के भीतर ही पंचायत को डिसॉल्व यानी भंग कर दिया जाता है, तो ऐसे में होगा क्या? जो नई पंचायत बनेगी उसका इलेक्शन होगा बाकायदा, ठीक है, और नई पंचायत का चुनाव होगा, और उस इलेक्शन में वहां के जो ग्राम सभा के जो मतदाता सूची के अंदर पंजीकृत मतदाता हैं वो यहाँ पर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। पर वो जो पंचायत अब बनेगी वो बचे हुए 4 साल के लिए बनेगी, ठीक है। अब 5 साल के लिए नहीं बनेगी, कितने साल के लिए बनेगी? 4 साल के लिए बनेगी, ठीक है। तो ये एक कंडीशन तो ये है, अगर 5 साल पूरे होने से पहले अगर पंचायत डिसॉल्व हो जाती है तो बचे हुए समय के लिए ही नई पंचायत काम करेगी। दूसरी कंडीशन, जहां शेष अवधि जब भंग की गई पंचायत 6 महीने से कम की है, ठीक है, यानी 5 साल पूरे होने में 6 मंथ या उससे भी कम का समय रह गया है, ऐसे में क्या नई पंचायत के चुनाव किए जाना जरूरी है? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, नई पंचायत का चुनाव नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है अगर पंचायत की अवधि 5 साल पूरा होने में 6 महीने से भी कम का समय है तो जो आपकी डिसॉल्व पंचायत है, जो भंग की हुई पंचायत है, वो अपने बचे हुए कार्यकाल के लिए एज इट इज काम करती रहेगी। हालांकि उसके पास में कोई पावर नहीं होगी स्पेशल ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव या लॉ मेकिंग वाली, बट वो अपने पद पर बने रहेंगे, ठीक है। और जैसे ही नई पंचायत का 5 साल कंप्लीट होने वाले होंगे तो 1 महीने पहले आपके इलेक्शन करा लिए जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पंचायत के सभी चुनाव का संचालन राज्य चुनाव आयोग के द्वारा होता है। हम इस पे पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्तिकर्ता कौन है? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं आपकी, इसकी नियुक्तिकर्ता कौन है? इसको अपॉइंट कौन करता है? तो आप बताएंगे जो स्टेट का गवर्नर होता है उसकी पावर होती है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने की, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका द स्टेट लेजिस्लेचर मेक प्रोविजन विद रेस्पेक्ट ऑफ ऑल मैटर्स रिलेटेड टू इलेक्शन टू दी पंचायत, यानी राज्य विधायिका का ये सुप्रीम पावर है, राज्य विधायिका की ये स्पेशल पावर है कि पंचायतों से रिलेटेड कोई भी लॉ, कोई भी नियम बना सकती है, ठीक है। तो फाइनल अथॉरिटी कौन है? स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन पंचायतों के लिए कौन बनाता है भाई? फाइनेंस कमीशन पंचायतों के लिए बनाता है गवर्नर। इसके बाद में एक आता है आपका पैसा एक्ट। देखिए दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, जो नॉर्मल इलाके होते हैं, ठीक है, भारत में वहां पे तो होती है पंचायत गांव में, पर जहां नॉर्मल इलाके नहीं होते, जहां पर ट्राइबल एरिया होता है, ठीक है, जनजातीय इलाका, तो जनजातीय इलाकों में पंचायतों को इंट्रोड्यूस करने के लिए सरकार ने एक नया एक्ट बनाया 1996 में, जिसको बोलते हैं पैसा एक्ट, ठीक है।
ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे नॉर्मल इलाकों में पंचायत काम करती है। ठीक है, एक तरीके से मान लीजिए ये पंचायत राज ही है, ये ट्राइबल एरिया पे लागू होता है। ट्राइबल एरिया में पंचायत कैसे बनेगी, उनका इलेक्शन कैसे होगा, पंचायतों को वहां क्या क्या अधिकार होंगे, ठीक है, बाहर के लोगों को वहां पर क्या अधिकार होंगे, पंचायत के लोगों के वहां पर क्या अधिकार होंगे, सारा का सारा आपका पैसा एक्ट यहाँ पर बताता है। तो पैसा एक्ट आपका शेड्यूल ट्राइबल एरिया यानी अनुसूचित जनजातियों क्षेत्रों से संबंधित है, जो कि पंचायती राज का एक एक्सटेंडेबल आपका पार्ट है, बढ़ा हुआ हिस्सा है, जो कि 1996 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इंट्रोड्यूस करती है। ठीक है, इसके बाद में संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, ठीक है, 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में स्थानीय सरकार का विषय वर्णित किया गया, यानी पंचायतों के ऊपर कानून कौन बना सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या सोचेंगे, पंचायत यानी स्टेट, स्टेट यानी स्टेट लिस्ट, यानी स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बनाने का जो राइट है वो किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का राइट है, यानी पंचायतों के ऊपर लॉ बनाने का राइट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। और ये जो अनुसूची है आपकी, जो शेड्यूल है आपकी, जो आपकी लिस्ट है, ठीक है, स्टेट लिस्ट, ये किस शेड्यूल का पार्ट है संविधान में, तो 7th शेड्यूल यानी 7वीं अनुसूची का पार्ट है। इसके बाद में राज्य चुनाव आयुक्त को राज्यपाल द्वारा नहीं हटाया जा सकता। राज्यपाल जो है ना, राज्य चुनाव आयुक्त को इलेक्ट तो कर सकते हैं पर उनको उनकी पोस्ट से हटा नहीं सकते। हटाकर हटाने की पावर आएगी तो राष्ट्रपति की आएगी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको 3 स्टार दूंगा यहाँ पर। ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसे जो पॉइंट होते हैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कोई पोस्ट इस पे इलेक्ट तो कोई और कर रहा है, ठीक है, अपॉइंट तो कोई और कर रहा है और रिमूव करने का काम कोई दूसरा पर्सन कर रहा है। तो यहाँ पर वही काम चल रहा है। अगर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, इसको अपॉइंट करने का काम तो गवर्नर का है, पर इसको रिमूव करने का काम गवर्नर का नहीं है। यहाँ पर रिमूव करने का काम जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पावर डिवाइड हो जाती है अलग से। इसके बाद है नेक्स्ट आपका म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी यानी आपका जैसे पंचायत गांव के एरिया में अपना शासन चलाती है, वैसे ही शहरों में शासन चलाने के लिए सैनिटेशनल एक्टिविटी को फॉलो करने के लिए, यानी आपका जो साफ सफाई का काम है उसको सही करने के लिए जो शहरों में एक बॉडी काम करती है उसको बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटी, यानी नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी जो है संविधान के पार्ट 9A में है, पंचायत संविधान के पार्ट 9 में है, म्यूनिसिपैलिटी पार्ट 9A में है। संविधान में पंचायतों के लिए आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक है। ठीक है, पंचायतों के लिए आर्टिकल कहां से कहां तक है, 243 से लेकर 243O तक है। ठीक है, कहां तक है, O तक। और O के बाद आता है आपका P, तो P में 243P से लेकर 243ZG तक आपका किससे रिलेटेड है, म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। तो इसकी एक्टिविटी, मोस्ट ऑफ एक्टिविटी बिल्कुल पंचायतों की तरह यहां पर है। ठीक है, कुछ स्पेशल पॉइंट फैक्ट अलग हैं जो कि हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। जैसे आधुनिक भारत में शहरी स्थानीय सरकार का जन्म और विकास कब से माना जाता है, ब्रिटिश शासनकाल से। यानी जो म्यूनिसिपैलिटी का विकास है, जो इसका डेवलपमेंट है, कब से माना जाता है, तो आप बताएंगे ये माना जाता है आपका ब्रिटिश एरा से, ब्रिटिश शासनकाल से। इसके बाद में इन 1688 यानी भारत की पहली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कब स्टैब्लिश किया गया, भारत की पहली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कब स्टैब्लिश किया गया, तो ये स्टैब्लिश किया गया 1688 के अंदर। ठीक है, 1688 में पहली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को स्टैब्लिश किया गया। इसके बाद है आपका इसके बाद आपका एक पॉइंट आता है यहां पर कि 1688 के अंदर मद्रास में पहली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को स्टैब्लिश कर लिया गया। इसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है आपका कोलकाता एंड मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका कोलकाता एंड मुंबई। कोलकाता एंड मुंबई में 1726 में 1726 में कोलकाता और मुंबई के अंदर आपकी म्युनिसिपैलिटी स्टैब्लिश करी गई। पहले कब करी गई, 1688 में। उसके बाद में कोलकाता एंड मुंबई में आपका 1726 में 1726 में आपका स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, इसके बाद में भारत में जो स्थानीय शासन है, इसका फादर, इसका जनक किसको बोला जाता है, तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको बोला जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है ये
वाइस आपके गवर्नर ऑफ बंगाल भी रहे हैं आपके, ठीक है। लॉर्ड रिपन कौन रहे हैं आपके? गवर्नर ऑफ बंगाल रहे हैं। और इन्हीं के समय में गवर्नर ऑफ इंडिया, ये लॉर्ड रिपन का जो समय है आपका, ये आपका काम करता है 1881 के आसपास, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन जो है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन क्या है आपका? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको बोला जाएगा? तो आप बताएंगे लॉर्ड रिपन को बोला जाता है, जो कि आपके भारत के गवर्नर जनरल भी रहे हैं, ठीक है। तो भारत में ना कुछ कंडीशन चलती हैं, जैसे बंगाल का गवर्नर जनरल या भारत का गवर्नर जनरल या भारत का वायसराय, तो इनका टाइम पीरियड आप समझ लीजिए। जो इंसान, जो ब्रिटिश अधिकारी 1773 से पहले था, जो ब्रिटिश अधिकारी 1773 यानी रेगुलेटिंग एक्ट से पहले बंगाल के अधिकारी हुआ करते थे, उनको बोलते थे बंगाल का गवर्नर। 1773 के बाद में कौन होता था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या बोलते थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसके बाद में 1833 1833 के बाद में कोई भी आया उसको क्या बोला गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1883 के बाद में 1773 से लेकर 1883 तक कौन रहता था आपका? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1883 से कौन आ गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इसके बाद में 1858 के बाद से लेकर और कब तक? 1947 तक कौन रहा? वायसराय ऑफ इंडिया। याद रखेगा, कौन रहा आपका? वायसराय ऑफ इंडिया। तो 1858 के बाद से वायसराय रहे आपके, 1858 और 33 से तक आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे। और इसके बाद में जो रहे आपके, कौन रहे आपके? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, वायसराय को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बोल दिया जाता है। क्लियर है? तो यहां पर आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, बस ये कैटेगराइजेशन मैंने आपको क्लियर करके बताइए, एग्जाम में कई बार पूछ भी लिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका 1935 के भारत सरकार अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को एक प्रांतीय विषय, ठीक है, एक प्रोविजनल सब्जेक्ट जो है आपका, जो आपका प्रिंसिपली, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं जो आपका प्रांतीय सब्जेक्ट होता है, जो स्टेट लिस्ट का पार्ट होता है, वैसे में यहाँ पर जो आपका पंचायती राज म्युनिसिपैलिटी था, उसको 1935 के एक्ट में स्थानीय स्वशासन के रूप में एक प्रांतीय विषय बना दिया गया, जो कि आज भी एक स्टेट लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद में 1989 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया। 1989 में राजीव गांधी ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया। इस बिल को हम बोल सकते हैं आपका 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 65वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन में बात बताई गई थी कि जो आपकी म्युनिसिपैलिटी है या आपकी पंचायत है, इनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। और ये बिल 65वां संविधान संशोधन जो कि कब इंट्रोड्यूस होता है? 1989 में। ये बिल लोकसभा में तो पास हो जाता है क्योंकि वहां पर तो बहुमत था राजीव गांधी के पास में, पर ये बिल राज्यसभा में पास नहीं हो पाता है और ये बिल हो जाता है फेल। तो ऐसे में उसके बाद राजीव गांधी की डेथ हो जाती है, तो ये बिल ऐसे ही अटका रहता है। पर इसके बाद में बारी आती है आपकी पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, और उन्हीं के शासनकाल में 1992 में फिर से बिल पेश किया गया और इस बार इस बिल को पास करा लिया गया, और ये कहलाया आपका 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी 74वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में होता है। इस अमेंडमेंट के थ्रू पहली बार म्युनिसिपैलिटीज को 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में पंचायत और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में म्युनिसिपैलिटी यानी नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, ठीक है। तो किसके समय में हुआ है संवैधानिक दर्जा देने का काम? तो आप बताएंगे चाहे पंचायत हो चाहे म्युनिसिपैलिटी हो, दोनों को संवैधानिक दर्जा देने का काम जो है आपका किसके समय में हुआ है? पीवी नरसिम्हा राव के समय में हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका कुछ स्पेशल पॉइंट्स यहाँ पर दिए होंगे, जैसे दिस एक्ट हैज एडेड अ न्यू पार्ट 9A। इस एक्ट के थ्रू संविधान के अंदर एक नया पार्ट ऐड किया गया, पार्ट 9A, पार्ट 9A। नेक्स्ट है आपका द एक्ट हैज आल्सो एडेड अ न्यू 12th शेड्यूल, ठीक है। तो इस पार्ट के थ्रू
12वीं अनुसूची को ऐड किया गया। 12वीं अनुसूची आपकी नगर पालिका से संबंधित है, म्युनिसिपैलिटी से संबंधित है, और 11th शेड्यूल आपकी पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दिस एक्ट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू दी म्युनिसिपैलिटीज, यानी पहली बार इस एक्ट के थ्रू म्युनिसिपैलिटी को, यानी आपका जो नगर पालिकाएं हुआ करती थी, इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके अलावा ऑल द मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटी शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ म्युनिसिपल एरिया, यानी जिस तरीके से पंचायतों में पंचायत के सदस्यों को चुना जाता है, उसी तरीके से म्युनिसिपैलिटी के जो मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्ट करने के लिए जो म्युनिसिपल एरिया के अंदर इलेक्टेड वोटर्स होते हैं वही उनको चुनते हैं। ठीक है ना, इसके बाद में ईच म्युनिसिपल एरिया इज डिवाइडेड वार्ड, ठीक है, यानी जो म्युनिसिपल एरिया होते हैं ये किस चीज में डिवाइड होते हैं, डिसेंट्रलाइज होते हैं। तो आप बताएंगे म्युनिसिपल जो एरिया होता है उसको वार्ड्स में डिवाइड करा जाता है। किस में डिवाइड करा जाता है? वार्ड में। ठीक है, और वार्ड का मेंबर क्या होता है? वार्ड मेंबर होता है, जिसको हम पार्षद बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, यानी यहां भी म्युनिसिपैलिटी के अंदर भी रेशियो के हिसाब से, अनुपात के हिसाब से शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट की सीटों को डिवाइड करा गया, बांटा गया। इसके अलावा महिलाओं को, वुमेन्स के लिए म्युनिसिपैलिटी के अंदर भी 1/3 सीट जो है रिजर्व कर दी गई है यहाँ पर। ठीक है, पंचायतों में भी और म्युनिसिपैलिटी के अंदर भी। नेक्स्ट है आपका म्युनिसिपैलिटी को भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका नगर पंचायत, उसके बाद में नेक्स्ट है आपका म्युनिसिपल काउंसिल फॉर स्मॉल अर्बन एरियाज, जिसको नगर पालिका बोलते हैं, और नेक्स्ट है आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ लार्जर अर्बन एरिया ने नगर निगम। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। जो मेट्रो सिटी होंगी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तो वहां पर आपका नगर निगम काम करेगा। जहां पर आपकी सेमी मेट्रो सिटी होगी जैसे आपका गाजियाबाद, तो वहां पर आपका नगर पालिका काम करेगा। और जो उसके अंदर भी आपका गांव देहात का जो एरिया आ जाता है, जो आपका अर्बन एरिया में काउंट होता है, वहां पर आपकी नगर पंचायत काम करेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर म्युनिसिपल एरिया जो म्युनिसिपैलिटीज है उसको यहाँ पर डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसके बाद में ड्यूरेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, तो वही म्युनिसिपैलिटी की ड्यूरेशन कितनी होती है भाई? 5 साल के लिए होती है। अगर म्युनिसिपैलिटी का चुनाव होगा तो उसके मेंबर कितने समय के लिए एक तरीके से वैलिड रह सकते हैं, पोस्ट पर बने रहेंगे? तो 5 साल के लिए रहेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका इट कैन बी डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म, यानी उनकी टर्म यानी 5 साल पूरे होने से पहले भी उनको उनकी जो सदस्य है या जो म्युनिसिपैलिटी है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। तो ये कंडीशन बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसे कि आपकी पंचायत काम कर रही थी। तो यहाँ पर पंचायत का ड्यूरेशन ऑफ पीरियड या इलेक्शन ऑफ पीरियड, टाइप ऑफ इलेक्शन, ठीक है, वो सारा कुछ पंचायतों की तरह काम करेगा जैसे आपका म्युनिसिपैलिटी का करने वाला है। जैसे म्युनिसिपैलिटी का वैसे ही काम करेगा जैसे पंचायतों का कर रहा था। ठीक है, तो इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पंचायतों में, वैसे भी आप अगर पढ़ना है तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसके अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी सेम वैसी ही ड्यूटी होगी जैसे कि आपका पंचायतों के लिए होती है। कि क्या काम करता है ये? पंचायतों को चुनाव कराना। ऐसे म्युनिसिपैलिटी का चुनाव कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसके बाद में फाइनेंस कमीशन, जिसे पंचायतों के लिए जो रेवेन्यू या फाइनेंस की सुविधा प्रोवाइड करी जाती है फाइनेंस कमीशन से, ऐसे म्युनिसिपैलिटीज के लिए भी फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है। यानी एक जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है ये पंचायत और म्युनिसिपैलिटी दोनों के लिए फाइनेंस की सुविधा प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ अर्बन गवर्नमेंट, यानी जो अर्बन गवर्नमेंट होती है कितने टाइप की होती है? तो आप बताएंगे 3 टाइप की होती है। पहला मेन टाइप तो ये है आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटी। सेकंड है आपका टाउन एरिया कमेटी, पोर्ट ट्रस्ट। जो आपके पोर्ट होते हैं ना बंदरगाह, वहां पर भी आपका पोर्ट ट्रस्ट होते हैं, तो वो भी आपका अर्बन एरिया में काउंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका कैंटोनमेंट बोर्ड टाउनशिप, यानी जो आपके कुछ ऐसे इलाके जहां पर जैसे आपका कुछ स्पेशल प्लेसेस रिजर्व कर दिए गए थे कोरोना टाइम में, तो ऐसे कुछ इलाकों पर जो स्पेशल अथॉरिटी होती है, कुछ लोगों की एक सभा, एक ग्रुप बना दिया जाता है, तो वहां भी आपका जो बोर्ड काम करेगा, कैंटोनमेंट बोर्ड, ठीक है, वो भी आपका म्युनिसिपैलिटी का ही एक पार्ट माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में टैक्स रेवेन्यू, यानी पंचायतों को पैसा जो है वो कैसे मिलता है? तो प्रॉपर्टी टैक्स से पैसा मिलता है, एंटरटेनमेंट टैक्स से पैसा मिलता है, वोटर टैक्स से पैसा मिलता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है आपके इंपॉर्टेंट टैक्स रेवेन्यूज आ जाते हैं। आपका अब आपका कुछ आपने जैसे यहाँ पढ़ा है पंचायत और म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड, तो उसके कुछ क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे कि नंबर 1 क्वेश्चन है। नंबर 1 क्वेश्चन क्या बोलता है? ये आपका इंग्लिश में है, ये आपका हिंदी में। ठीक है, तो ये नंबर 1 क्वेश्चन क्या बोलता है? पंचायती चुनाव पंजाब में सितंबर 2018 में कंप्लीट होते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पंचायत चुनाव जो 2018 में हुआ, यानी ये क्वेश्चन जो है ना आपका करंट अफेयर्स को बेस बनाकर पूछा गया था। तो पंचायत के चुनाव 2018 में होते हैं, ठीक है, पंजाब के अंदर, उनसे रिलेटेड यहाँ कुछ आपके
पॉइंट दिए गए हैं, आपको बताने कौन सा पॉइंट जो यहाँ पर गलत है। तो नंबर 1 पॉइंट क्या बोलता है इसके अंदर, नंबर 1, हर स्तर पर पंचायत के कार्यकाल की जो अवधि है वो 5 वर्ष है, बिल्कुल सेट है, ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। हमें क्या देखना है, हमें गलत देखना है। पर ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर पंचायत की जो अवधि है वो सब पे 5 साल है, बिल्कुल सही बोल रहा है, गलत थोड़ी बोल रहा है, पर हमें गलत देखना है। नेक्स्ट है आपके चुनावी भूमिकाओं की तैयारी और पंचायतों के सभी चुनावों के संचालन की दिशा और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है। यानी आप ये क्या कह रहा है कि पंचायतों को चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग ने, आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ड्यूटी है। पर हमने क्या पढ़ा था, पंचायतों का चुनाव कराने की ड्यूटी किसकी है, स्टेट इलेक्शन कमीशन की। यानी ये आपका गलत है। और क्या पूछ रहा है, वो यही पूछ रहा था गलत कौन सा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट रिलेटेड टू पंचायती राज। यानी इनमें से कौन सी ऐसी कमेटी है जो कि पंचायती राज से रिलेटेड नहीं है। तो आप क्या बताएंगे, एलएम सिंघवी कमेटी, पीके थुंगन कमेटी, अशोक मेहता कमेटी या जी के मेहता कमेटी। तो देखिए ये तीनों कमेटीज तो हमने पढ़ी है, यानी ये तो है पंचायती राज से रिलेटेड, कौन सी नहीं है, नॉट रिलेटेड। तो जी के मेहता कोई कमेटी नहीं है जो कि हमने पंचायत राज में पढ़ा हो, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, जी के मेहता कमेटी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये आपको पॉलिटी का पहले भी हमने पढ़ा है फंडामेंटल राइट्स में, रिट का आपका एक शब्द आया था। तो अगर आपने रिट अच्छे से पढ़ी है तो आप यहाँ पर क्लियर बता सकते हैं 5 तरीके की रिट होती है। तो इनमें से ऐसी कौन सी रिट है जो आपकी संविधान के अंदर नहीं बताई गई है। तो प्रोहिबिशन बिल्कुल बताई गई है, मैंडामस बताई गई है, आपका कोआवरंटो ये भी बताई गई है। इंजेक्शन कोई रीट नहीं है, ठीक है, इंजेक्शन कोई रीट नहीं है, इसलिए ये भी रीट नहीं बताई गई है। तो 5 तरीके की रीट है हमारे संविधान के अंदर, हेबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, मैंडामस, कोआवरंटो और सर्शियोरेरी। 5 तरीके की रीट है, 5 रीट आप याद रखें। नेक्स्ट है आपका पॉकेट वेटो। ये क्वेश्चन क्या है आपका, हाँ, द इंडियन प्रेसिडेंट वीटो पावर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, यानी जो इंडियन प्रेसिडेंट की जो वीटो पावर का कॉम्बिनेशन है उनमें कौन सी पावर्स हैं। तो पॉकेट वीटो इंडियन प्रेसिडेंट की कॉम्बिनेशन पावर का हिस्सा है, एब्सोल्यूट है, और इसके बाद में सस्पेंसिव वीटो है। क्वालिफाइड वीटो इंडियन प्रेसिडेंट का पार्ट नहीं है। तो इसमें आपको एक तरीका बताता हूं, देखिए अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता है, आपको पता है सिर्फ क्वालिफाइड वीटो, आपको पता है कि ये तो नहीं है और आपको बाकी का पता नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन एलिमिनेटिंग मेथड से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पता है 4 आंसर नहीं है, तो देखो जहां 4 है वो आपका ऑप्शन गलत होगा। तो यहाँ 4 है, ये ऑप्शन गलत है, यहाँ 4 है, यहाँ ऑप्शन गलत है। अब आपका ए और डी में आपको देखना है कि आपका कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो यहाँ आपका पहले आप 4 ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे थे, अब आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं। आप 50-50 का आपका चांस है, आप कोई भी लगा सकते हैं, पर आपको पता है कि पॉकेट वीटो और एब्सोल्यूट तो होता ही है, तो 1 और 2 तो कंप्लीट है, यानी 1 तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ऐसे में 1 कहां पर है, 1 इन दोनों में से यहां पर है, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। चौथा आपका क्वालिफाइड वीटो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की वीटो पावर का कॉम्बिनेशन का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है किस समिति की सिफारिश पर भारत की सरकार के द्वारा संविधान का हिस्सा बनाया गया। तो आपने पढ़ा है ना फंडामेंटल ड्यूटी, मैंने पढ़ा है फंडामेंटल ड्यूटी, आपने क्लास अच्छे से ली है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो भारत में मौलिक कर्तव्य को किस कमीशन के थ्रू ऐड किया गया था, तो आप बताएंगे स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ बजट, यानी इनमें से ऐसा कौन सा हिस्सा है जो कि बजट के प्रिपरेशन में पार्ट नहीं लेता है। तो बजट रेडी करने में नीति आयोग का कोई भी पार्ट नहीं होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, नीति आयोग। नेक्स्ट है आपका द ओरिजिन ऑफ यूपीएससी कैन बी ट्रेस्ड, यानी यूपीएससी का गठन जो है किस एक्ट की सिफारिश पर किया गया। तो आप क्या बताएंगे, यूपीएससी का गठन कब किया गया। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है इसका एस्टेब्लिशमेंट 1926 में होता है, पर इसकी सिफारिश करता है 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिश करते हैं, जिसके बाद में 1926 में आपका पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग, जो कि आज का संघ लोक सेवा आयोग बन चुका है, आपका यूपीएससी बन चुका है, उसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है। ठीक है भाई, तो ये था आपका कुछ क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगला लेक्चर जो हमारा स्टार्ट होगा वो यूनियन टेरिटरीज को हम देखेंगे, यहाँ पर संघ शासित प्रदेश, जो कि हमारे संविधान का पार्ट 8 है। ठीक है, धन्यवाद।